देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार और राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीसराय से है। शुक्रवार की दोपहर विकासार्थ ट्रस्ट द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को गति देते हुए लखीसराय जिले के विभिन्न इलाकों में बाल विवाह मुक्त रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों में लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय की छात्राओं, विद्यालय प्रभारी तथा अन्य गणमान्य लोगों को कहा गया कि इस तरह के जागरूकता रथ से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की बड़ी मदद मिलेगी। उनका कहना था कि केवल रथ या अभियान से ही नहीं, बल्कि लोगों की सक्रिय सजगता और सहयोग से भी समाज को बाल विवाह जैसी कुरीति से मुक्त कराया जा सकता है। जागरूकता रथ के साथ साथ बाल विवाह उन्मूलन को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया तथा अपना समर्थन दर्ज कराया। हस्ताक्षर करने वालों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय +2 शर्मा की प्रभारी सह प्राचार्य वीणा भारती, चानन थाना प्रभारी उज्जवल कुमार, चानन ब्लॉक के बड़ा बाबू शंभू प्रसाद, +2 हाई स्कूल शर्मा की प्रभारी प्रधानाध्यापक सुब्रतो आचार्य संघ सन्य, वहां पर अन्य लोग भी वहां पर शामिल रहे थे। क्या कहोगे जब आज बाल विवाह के रोकथाम को लेकर के एक रथ चलाया जा रहा है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये नियमों का सभी पालन करें अच्छे से, क्योंकि ये हम लोगों के लिए और भी लोगों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये बाल विवाह कोई करने से किसी को लाभ नहीं होता, इससे हानि ही होते हैं। इसीलिए इनका नियम मतलब ये जो है बाल विवाह का जो चलाया गया है, जो भी इसका मतलब इसका जो भी नियम है, वो सभी को इसका ये नियम का फॉलो करना चाहिए। मतलब देखिए, बाल विवाह करने से होता नहीं है कि किसी को लाभ मिलता है, इससे लड़की को भी और लड़का को भी बहुत सारे परेशानियां झेलने पड़ते हैं। इससे बहुत सारे बीमारियां हो जाते हैं, जिससे कि ना ही परिवार में कोई सुख रहते, नहीं सुखी रह पाते हैं, ना ही किसी को सुख दे पाते हैं। इससे अच्छा यही रहेगा कि बाल विवाह ना ही हो। क्या नाम लिखती हो अपना? सीता कुमारी। बाल विवाह के रोकथाम को लेकर आज एक रथ चलाया जा रहा है, क्या कहोगी इसको लेकर? मेरा नाम संजय कुमारी है, मैं KGB टाइप 4 शर्मा से, और मैं बाल विवाह इस रथ को लेकर ये कहना चाहूँगी कि कहीं भी किस काम में भी अगर कोई भी बाल विवाह तो वहाँ रोकिए जाके, क्योंकि अगर बाल विवाह होगा भी तो अगर हम जो करेगी उसको परेशानी नहीं होगा, बगल वाले को क्या होगा वो तो अपना सोचेगी ना। कि बोलता है अगर बाल विवाह हम कर रहे हैं, अगर कोई हमें रोका, हम उसकी बात नहीं माने तो क्या उसको कुछ होगा? हमें ना होगा, हमें शारीरिक और मानसिक दोनों से परेशानी होगी, ना हम दूसरे को सुख दे पाएंगे, ना खुद सुख कर पाएंगे। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर आज एक रथ चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे मैडम आप? सर, बाल विवाह रोकथाम के लिए हम यही कहना चाहेंगे बच्ची लोग से कि 18 वर्ष से नीचे की ओर नहीं शादी करना है। इससे ऊपर की ओर जैसा कि हम लोग को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर से भी बताया गया था हमारी बच्चियों को, तो हमारी बच्ची लोग भी सक्षम है कि 18 वर्ष से नीचे की ओर शादी नहीं करेंगे। क्या नाम लिखते अपना? बिना भारती सर। बाल विवाह को लेकर आज एक रथ रवाना हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कि बाल विवाह जो है हमारी सामाजिक कुरीति है, और इसे समाप्त करना हम लोगों की जो है सामाजिक जिम्मेदारी है। एक अकेले प्रयास से संभव नहीं है, ये सबके लिए आवश्यक है कि सामूहिक प्रयास से इसको समाप्त किया जा सकता है। ये इसका दुष्परिणाम जो है हम लोगों को प्रत्येक दिन आए दिन भुगतना पड़ रहा है। कम उम्र में शादी विवाह होने से चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर इसका प्रयास करना चाहिए, और आम जनताओं और हमारे जनप्रतिनिधि की इसमें सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है कि जहां इस तरह का कार्यक्रम होता है जो कि बाल विवाह से संबंधित हो, उस पर कुछ आपस में विचार विमर्श करके इस तरह को समाप्त करने का कोशिश करना। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? हम शंभू, हेड कलर।
कोटा में शुक्रवार को हरदीप सिंह पुरी के नाम को लेकर चल रही एब्सटेन फाइल्स विवाद के खिलाफ महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोटा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में संतोषी नगर चौराहे पर कांग्रेस की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका और नारेबाजी की है। प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने से जुड़े दस्तावेज में हरदीप सिंह पुरी का नाम कुछ संदर्भों के साथ सामने आया है, जिसमें ईमेल और साथ ही मीटिंग्स का जिक्र बताया गया है। कांग्रेस ने इस पर नैतिक राजनीतिक सवाल उठाए हैं और साथ ही प्रदेश व्यापी विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा में रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पुरी से इस्तीफे की मांग की है और साथ ही नैतिक जवाबदेही की अपील भी की है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे प्रारंभिक सत्यापन में किसी भी आपत्तिजनक या आपराधिक संलिप्तता के सबूत मिले नहीं हैं। आज हमने हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री है उनका पुतला दहन किया है, क्योंकि इन्होंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट किया है कि एप्स्टीन फाइल जो जेफरी एप्स्टीन नामक व्यक्ति है उनसे उनका संबंध था। उन्होंने खुद ने, जिसमें हजारों करोड़ों नाबालिग बच्चियों का शोषण हुआ है, उसमें वीडियो है, 300 से 400 वीडियो लगभग उसमें है। मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे मंत्री आपके साथ हैं तो उनके लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है? वो क्यों अभी तक पद पे बैठे हुए हैं? उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? जिस तरीके से पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका की शर्तों पे शर्तें मानी जा रही है, उन्होंने टैरिफ लागू कर दिया, उधर से 0%, इधर से 18%, हमारे किसानों का हनन हो रहा है। हमारे जो किसान है, अगर उन्होंने अन्नदाता जो हमारे अन्नदाता है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो अर्थव्यवस्था, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहां पर जाएगी? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और पीएम मोदी से, आपके माध्यम से पीएम मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं और इस तरीके से वो क्यों किया जा रहा है? और हम जब तक महिला कांग्रेस रोडों पर रहेगी, जब तक हरदीप पुरी जैसे हजारों बलात्कारी जो उनकी पार्टी में संलिप्त है, जिनका एप्स्टीन फाइल से नाम जुड़ा हुआ है, और जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे तब तक महिला कांग्रेस सड़कों पर आएगी, पीएम मोदी को घेरेगी, क्योंकि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यूजीसी बिल के लिए यूजीसी बिल बिल्कुल हम इसके खिलाफ है। यूजीसी बिल के आप इसमें संशोधन कर सकते थे, पर आपने इसमें संशोधन नहीं किया है, आपने इसको पूरा चेंज कर दिया है। यूजीसी बिल के लिए केवल 2 जातियों को लड़ाने का काम किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने सिर्फ लड़ाने का काम किया है, क्योंकि इनका हमेशा से यही मुद्दा रहा है, या तो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं या ये जातियों के नाम पे लड़ाते हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, तब इनका काम नहीं बना, तो अब ये जातियों को लड़ा रहे, ST SC OBC जनरल कास्ट में इन्होंने भिन्नता कर दी है और उसमें ये लड़ाई करवा रहे हैं, ताकि इनका जो वोटिंग सिस्टम है वो बढ़ सके और इनकी सरकार आ सके। विपक्ष क्यों नहीं रोड पर आ रहा है इसको लेकर मुद्दे को? विपक्ष रोड पे है, हम विपक्ष में हैं। आपको लग रहा है कि मैं पक्ष में हूँ? मैं कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं रोड पे हूँ। इसका मतलब महिला जिलाध्यक्ष जब रोड पे है तो सारा विपक्ष रोड पर है। जब एक महिला बाहर निकलती है तो आप ये समझ सकते हो कि पूरा विपक्ष सामने है। शालिनी गौतम। खबर कोटा से है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुक्रवार को समाप्त हो गई है। अंतिम दिन संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। परीक्षा 12 फरवरी से शुरू हुई थी और लगभग 16 दिन तक चली है। परिणाम अप्रैल 2026 के अंत तक आने की संभावना है। और साथ ही मंडाना में 2 स्कूलों में बोर्ड सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से कुल 126 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 124 परीक्षार्थी ने पेपर दिए हैं। 2 बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। वहीं महात्मा गांधी राजकीय और साथ ही अंग्रेजी स्कूल में 198 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें 195 परीक्षार्थियों ने पेपर दिए हैं और 3 अनुपस्थित भी रहे। पहली बार जब बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी माह से शुरू होकर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई हैं।
हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हुए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। आज हमारा 27 तारीख को लास्ट पेपर है, उर्दू संस्कृत का पेपर है। बहुत अच्छे पेपर गए हमारे, और सारे पेपर बहुत अच्छे गए। एग्जाम बहुत सिंपल आया। हमारे ऊपर बहुत पेपरों का बहुत प्रेशर पड़ रहा था। हम मंडाना से यहाँ पे आते हैं, हमें बहुत सुबह सुबह जल्दी आते थे। अब हमारे ऊपर से पेपर का पूरा ही पेपर का भाव उतर गया है। हम टैगोर स्कूल से थे, टैगोर स्कूल में भी हमें बहुत अच्छा रखा गया है। ऑक्सफोर्ड कोचिंग से हमने तैयारी करी थी, उसमें हमें बहुत अच्छा रखा गया है। वहाँ पे बिल्कुल घर जैसा व्यवहार मिला, और हमारे पेपर सारे के सारे। कुंडाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना से जुड़ी खबर है, जहां हमलावर 5 छात्रों के ग्रुप की हुई है पहचान। 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। कुंडाड़ी लैंडमार्क क्षेत्र में 2 विभिन्न छात्र छात्राओं के ग्रुप पर आरोपियों ने किए थे आपत्तिजनक कमेंट को लेकर हुई थी कहासुनी ने किया था चाकुओं से हमला, और घटना में गंभीर घायल छात्र का उपचार जारी है। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद किया गया डिस्चार्ज। डीएसपी डॉक्टर पूनम के सुपरविजन में सीआई कौशल्या और साथ ही गालफ टीम की कार्रवाई। गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ किया गया मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की हुई पहचान। घटना के जुड़े सभी छात्र अन्य शहरों से आकर कोटा में कर रहे थे पढ़ाई। आपसी रंजिश जैसी बातें नहीं आई सामने। भद्दे कमेंट करना बना चाकूबाजी का कारण। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, राह चलती छोटी मोटी बात को लेके होट टोक हुई। शायद राह चलते उन्होंने इनके साथ में कोई गर्ल्स वगैरह पीछे चल रही होंगी, उन पे कोई कमेंट किया होगा, तो उन्होंने मना किया कि आप इस तरह कमेंट्स क्यों कर रहे हो। तो उस बात को लेके उन्होंने वापस पलट के इन पे वार किया है एक घटना में। तो दूसरी घटना में सिर्फ इस बात पे हुआ है कि आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। इसे तो छोटी सी डिटेन किया गया। कितने घायल हुए हैं? नहीं, घायल 4 हुए हैं, अभी तक डिटेन नहीं हुए हैं कोई भी, प्रयास जारी है। 2 एफआईआर दर्ज हो गई है दोनों घटनाक्रम की। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, राह चलती छोटी मोटी बात को लेके होट टोक हुई। शायद राह चलते उन्होंने इनके साथ में कोई गर्ल्स वगैरह पीछे चल रही होंगी, उन पे कोई कमेंट किया होगा, तो उन्होंने मना किया कि आप इस तरह कमेंट्स क्यों कर रहे हो। तो उस बात को लेके उन्होंने वापस पलट के इन पे वार किया है एक घटना में। तो दूसरी घटना में सिर्फ इस बात पे हुआ है कि आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। इसे तो छोटी सी बात। डिटेन किया गया। कितने घायल हुए हैं? नहीं, घायल 4 हुए हैं, अभी तक डिटेन नहीं हुए हैं कोई भी, प्रयास जारी है। 2 एफआईआर दर्ज हो गई है दोनों घटनाक्रम की। डीडवाना में माह रमजान का पहला असरा अब जाने वाला है, और ये पहले 10 रोजे अल्लाह की रहमतों के लिए रोजे हैं। इस दौरान अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बरसात करता है। काजी शहर जनाब रहमान और साथ ही उस्मानी साहब ने पुरानी ईदगाह में माह रमजान के दूसरे जुमा पर खिताब देते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यह महीना और महीनों से अफजल, इसका एहतराम कीजिए और अल्लाह का अजर देगा। और साथ ही अपने खिताब में काजी ए शहर ने कहा है कि माह रमज़ान में हर जानदार मुसलमान पर 2 किलो 45 ग्राम अनाज जो आप खाते हैं वो साथ ही सदका ए फितर वाजिब है, या तो इतना अनाज या फिर वहाँ पर 75 रुपये 21 कीमत एक व्यक्ति की हिसाब से फितरा अदा करें।
के ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता ने डीडवाना का दौरा किया। डीडवाना पहुंचने पर एसडीएम विकास मोहन भाटी और नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने गुप्ता का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। जिला टाउन हॉल में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने निकायों के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी। स्वच्छता के कार्य में अब कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री का संकल्प स्वच्छ और विकसित राजस्थान है और इसमें लापरवाही बरतने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। प्लास्टिक और गंदगी पर कड़ा प्रहार होगा। बैठक के दौरान गुप्ता ने प्लास्टिक को शहर की सुंदरता पर दाग और साथ ही गाय का हत्यारा बताते हुए इसे पूरी तरह प्रतिबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक ना सड़ता है और ना ही गलता है, बल्कि हमारी नालियों को चोक कर देता है। आज से ही टीम सक्रिय होनी चाहिए और साथ ही सड़कों पर भी प्लास्टिक नजर नहीं आनी चाहिए। शौचालयों घर से ज्यादा साफ होने चाहिए। सार्वजनिक सुविधाओं पर जोर देते हुए ब्रांड एम्बेसडर ने कहा कि निकायों के सार्वजनिक टॉयलेट शहर के मंदिर की तरह होने चाहिए। स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे राजस्थान को मालूम है कि राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे इसी माह की 2 तारीख को राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और ये पद मेरे पास पिछली दोनों सरकारों में रहा है। मैं डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति रहा था जब मेरी नगर परिषद ने स्वच्छता में 1 नहीं 2 नहीं अनेकों प्रकार के ऐतिहासिक कार्य करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्मान्य अमित भाई शाह और अनेकों मुख्यमंत्री और भारत सरकार से राष्ट्रपति महोदय से हमने निरंतर आज तक हम सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था कि हमने स्वच्छता को धरातल पर इतनी मजबूती से उतारा जिससे सरकार की भी वाहवाही हुई और जनता में हमारे प्रति जो विश्वास जागृत हुआ, उसी को लेकर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है और मैं निरंतर हर जिले में जाके हर निकायों की बैठक लेता हूं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें थोड़ा व्यवस्थित कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी निकायों की भी फिजाएं बदलेगी। जनता हमसे बहुत उम्मीद रखती है, सरकार आप लोगों पर विश्वास करती है। उस विश्वास की कसौटी में खरा उतरने के लिए निगम और पालिका और परिषद का सबसे बड़ा दायित्व है कि शहर स्वच्छ होना चाहिए। जिस शहर में स्वच्छता होगी उस शहर में रहने वाले लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले समय में मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, स्वच्छता धरातल पर उतरेगी तो राजस्थान समृद्ध और विकसित राजस्थान बनेगा। राजस्थान सपनों का राजस्थान बनेगा। इसके लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण पूरे राजस्थान में हो रहा है, लेकिन हमने जो टिप्स दिए हैं उसके आधार पर अगर काम होता है तो उसके धरातल पर रिजल्ट बहुत जल्दी नज़र आएंगे। हमने ठेके दे दिए लेकिन हमने ठेकेदारों पर वाच नहीं की और वाच कैसे करते हैं उसके मैंने छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। स्वच्छता में डोर टू डोर कचरा संग्रहण हमारा 365 दिन होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए और गीला और सूखा कचरा अलग अलग हमें लोगों से लेने के लिए अपील करनी चाहिए, आईईसी की एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक मुक्त शहर होना चाहिए। आकर आम नगर परिषद नगर पालिका के सारे कर्मचारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक सपना देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्पित हैं कि राजस्थान स्वच्छ बनेगा, हर हाल में बनेगा और बनाने वाले हम सब टीम भाव से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान स्वच्छ बनेगा, समृद्ध बनेगा, विकसित बनेगा और स्वच्छ राजस्थान बनेगा। जिस तरह स्वच्छ राजस्थान की, स्वच्छ भारत मिशन की बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय से एक सबसे बड़ी समस्या बजट की, जिससे नगर निकाय जूझ रही है, जिसके चलते धरातल पर कार्य संभव नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इस बात को मैं बड़े अच्छे शब्दों में स्पष्ट कर सकता हूँ, ये सब बहाने हैं। काम नहीं करने वाले के लिए ये बहाने कहें तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज भी शहर के अंदर जितना पैसा स्वच्छता में खर्च हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, अगर उतना पैसा अगर व्यवस्थित ईमानदारी से खर्च किया जाए तो शहर की फिजाएं बदली जा सकती है। अब ये बहाने नहीं चलेंगे, काम करेगा, काम करना पड़ेगा। ये किसी के घर का काम नहीं है। डोर टू डोर कचरा उठाने के टेंडर कर दिए, ठेकेदार को हम पैसा दे रहे हैं, कर्मचारी हमारे पास है, साधन हमारे पास है। किसी के घर के साधन है क्या? कर्मचारी को घर से तनख्वाह दे रहा है क्या कोई नेता या अधिकारी? ये सारा का सारा बजट पहले भी आता था, आज भी आ रहा है। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत हो सकता है 19-20। सरकार दृढ़ संकल्पित है, सरकार पैसा देगी, किसी को घर से खर्च नहीं करना है।
अगर व्यवस्थाएं अच्छी होगी तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान भी जाएगा, जनता भी प्रसन्न होगी, और काम तो हम कर ही रहे हैं, उसमें खाली केवल थोड़ा सा सुधार की तो आवश्यकता है। तो इसलिए बजट तो ये स्वच्छता में तो बल्कि इनकम कर रहे हैं। भीलवाड़ा जैसी निकाय आज करोड़ों रुपए स्वच्छता से कमा रही है। हमने किया क्या जो हम बजट कम की बात कर रहे हैं? स्वच्छता इनकम का सोर्स है। कचरा बिकता है, गीले कचरे से खाद बनती है, सूखे कचरे से आरडीएफ निकलता है, सीमेंट फैक्ट्रियों में जाता है, पैसा मिलता है। हम काम करते नहीं है, केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं, सरकार पे आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे हम शहर को स्वच्छ बना सकते हैं। सफाई कर्मचारियों की भी कमी कहीं ना कहीं दिखती है। जिस तरह कई नगर निकाय बनी है, अभी हाल ही में घोषणाएं हुई है। डीडवाना में भी 107 सफाई कर्मचारी है, लेकिन उनमें से कई विभागों में लगे हुए हैं, कई बीमार हो जाते हैं, कई छुट्टी पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी कमी खलकती है। देखिए, केवल डीडवाना नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी उसी अनुपात में लगे हुए हैं। कर्मचारियों की स्वच्छ भारत मिशन में आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों के पास काम बहुत कम है, नहीं के बराबर है। 2014 से पहले सारा कर्मचारी कचरा उठाता था, कचरे को गाड़ियों में भरता था। आज कर्मचारी कचरा नहीं उठाता है। कचरा उठाने के लिए हमने गाड़ियां लगा दी, करोड़ों रुपए का हम भुगतान कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कर्मचारी के पास काम रहा है तो केवल और केवल नालियाँ और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने का काम रहा है, और कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी से आज भी कार्य कर रहा है। मैं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। कर्मचारी अब आवश्यकता नहीं है, कर्मचारी तो कम होंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को हम सुचारू कर दें तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता ना तो पहले थी, ना है, ना रहेगी। जितना कर्मचारी है वो मोर सफिशिएंट है। किसी भी शहर के अंदर अगर व्यवस्थाओं से काम चल रहा है तो कर्मचारी की आवश्यकता नहीं रहती। अव्यवस्थाओं से काम चल रहा है तो वहाँ कितने भी कर्मचारी लगा दो। बहाने तैयार हैं कि कर्मचारी कम है। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो हमारे पास है वो सफिशिएंट है, खाली व्यवस्थाओं में बदलाव की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बदलाव आएगा, क्योंकि सरकार कटिबद्ध है। जनता हमसे केवल और केवल सफाई चाहती है, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताइए, आप एक तरफ कहते हैं बजट नहीं है, एक निकाय के अंदर कितने अधिकारियों को कितनी तनख्वाह सरकार दे रही है? किस बात की तनख्वाह दे रही है? करोड़ों रुपए सरकार के तनख्वाहों में जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि शहर को स्वच्छ बनाना है, बाकी कोई तनख्वाह का मकसद दूसरा नहीं है। और जिम्मेदारी है अधिकारी कर्मचारी की। पैसा कम पड़ेगा तो सरकार और देगी, और सरकार दे भी रही है। सरकार पैसे के लिए, अगर कोई ये कहता है कि पैसा कम है, तो मैं इस बात को पूरी तरह से खंडन करता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं। आगे कहीं भी दूर दूर तक प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए। प्लास्टिक गंदगी का सबसे बड़ा रूप है। ना ये सड़ता है, ना गलता है, ना बहता है। ये हमारी नालियाँ चौक कर देता है, शहर की सुंदरता के दाग लगाता है। और गाय का हत्यारा भी प्लास्टिक है। जो गाय प्लास्टिक खा लेती है, हम हमारे धर्म और शास्त्रों की बात करें तो उसमें साफ लिखा है कि गाय हमारी माता है, और जब गाय हमारी माता है तो गाय की रक्षा करना, उसको सुरक्षा देना हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। सरकार का भी दायित्व है। इसके लिए हमने कहा है कि प्लास्टिक आज के बाद, आज से ही टीमें लगा दें, प्लास्टिक कहीं नज़र नहीं आना चाहिए, और अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमने कहा है कि हमारे सार्वजनिक टॉयलेट, जो शहर के अंदर निकायों के मंदिर होते हैं, आम जन जब इन टॉयलेटों में जाता है, मैं एक बात कह सकता हूं कि टॉयलेटों की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वो हमारी बुराइयां करता है, हमारे खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है। जबकि टॉयलेट घर से साफ ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टीम है, कर्मचारी है, सरकार हमें पैसा देती है, अधिक कर्मचारियों को पैसा देती है, तो हमारा दायित्व है कि टॉयलेट हमारे कांच की तरह से साफ होने चाहिए। नाइट स्वीपिंग, रात्रि को सफाई कॉमर्शियल एरिया में 100% एरिया में होनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल एरिया में दिन में सफाई नहीं होती। ऐसे में हमें रात्रि को सफाई करनी आवश्यक है। सड़कों पर गाय नहीं घूमनी चाहिए, लाइटें हमारी खंभों पे जलनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे बाग बगीचे हैं, सड़क पे हमारी कहीं टूट फूट नज़र नहीं आनी चाहिए। डिवाइडर,
हमारा ये ऑर्नामेंट है। हमने डिवाइडर बना दिए, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। एक छोटे से काम रंग रोगन के कारण वो डिवाइडर आज ये कह सकते हैं कि आंसू बहा रहे हैं। इसलिए डिवाइडरों को भी हमें सुंदर बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, रंग रोगन करके उसमें अच्छे पेड़ लगाएं, जिससे शहर के बाहर से कोई भी व्यक्ति निकले तो वो हमारे काम की प्रशंसा किए बिना नहीं जाए। और इन सब का मापदंड में एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, स्वच्छता का मापदंड जनता की माउथ पब्लिसिटी है। जनता जिस दिन कहने लग जाए कि हम स्वच्छ शहर में रहते हैं, इसका मतलब हमारे कार्य पर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता नहीं। कचरा हमें आंखों से दिखना बंद हो जाए तो निश्चित रूप से वो शहर स्वच्छ कहलाएगा। ये छोटी छोटी बातों पर हमने गहन चर्चा की है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए, स्वच्छ राजस्थान को बनाने के लिए, समृद्ध राजस्थान को बनाने के लिए निरंतर 24 घंटे पूरी वॉचिंग कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। लापरवाही माननीय मुख्यमंत्री के डायरेक्शन है। जीरो टॉलरेंस, मतलब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरों में हमने कहा है कि बड़े बड़े होल्डिंग लगा दो। एक संदेश शहर में भी जाना चाहिए कि आज के बाद कचरा खुले में नहीं, जो भी कचरा खुले में डालेगा दंड का भागी होगा। खाली प्लॉट जो आम जन के हैं उनको साफ कराने के लिए हमने डायरेक्शन दे दिए हैं। उन पर पेनल्टी लगाओ, जुर्माना करो, सीज करो। सारी कार्रवाई नगर परिषद कर सकती है। गंदगी से कोई समझौता नहीं। अगर गंदगी दिखे तुरंत से अगली खबर डीडवाना से है, जहां अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत जिले भर की आशा सहयोगियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में जुटी आशा सहयोगियों ने जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन अखिल राजस्थान आशा सहयोगियों संगठन के बैनर तले सौंपा गया है। सुबह से ही जिले के विभिन्न ब्लॉकों में आशा सहयोगियों और साथ ही जिला मुख्यालय के बाहर एकत्र होना वहां शुरू हो गई थी। वहां से वे जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि वे सरकार की तमाम व्यवस्था योजना धरातल पर उतारती रहे, लेकिन बदले में उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सहयोगियों का और साथ ही वहां पर लोगों की मांग है कि उन्हें संविदा से मुक्त कर स्थायी कैडर में शामिल किया जाए। मानदेय को बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए। वर्तमान में वे चिकित्सा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों के अधीन कार्य कर रही हैं, जिससे उनके काम की रिपोर्टिंग और साथ ही भुगतान में समस्या आती है। उन्हें किसी एक विभाग के अधीन किया जाए। सर्वे और ऑनलाइन डेटा एंट्री के बढ़ते बोझ के अनुरूप उचित भत्ता दिया जाए। अखिल राजस्थान का संगठन है। हम सभी बहनें आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं क्यों हमारा न तो मानदेय बढ़ता है और जो पीसीटीएस का ये पैसे आते हैं वही टुकड़ों में कर दिया। जैसे आशाएं मेहनत करती है लेकिन वो पैसे आते हैं जैसे भीख मांगने की भिखारी की जैसे। तो इस पैसे से आशा क्या करे, रोज के 25, 30, 20 रुपए आते तो हमारे बच्चे ही खा जाते हैं पैसे। उस पैसे से आशाएं क्या करें, इसकी वजह से तो ये सरकार नहीं दे तो अच्छा है। हमारा पेमेंट बढ़ाना चाहिए और हमें परमानेंट करना चाहिए। आपका नाम? हमारा नाम लीला देवी मकराना, आशा सहयोगिनी। मांगे ये है कि हम जो आशा सहयोगिनी है, काम हमारे पर बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, लेकिन पेमेंट में हमें कोई याद नहीं करता। पेमेंट बढ़ता है सबका, लेकिन हमें हमारा कोई पेमेंट नहीं बढ़ता। बढ़ता है तो 5%, 10%, वो भी बढ़ा तो बढ़ा, नहीं तो नहीं बढ़ा। और कितना भी हम काम कर लें हमारा नाम तो कहीं आता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आशा सॉफ्ट में जो अभी काम चल रहा है उसका पेमेंट हमें जो मिलता है, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 7, वो पहले सब हमारा एक साथ आता था और अब जो है सरकार ने वो टुकड़ों के अंदर बांट दिया। तो क्यों कभी 100, कभी 200, कभी 500, और वो भी दिन के अंतराल में। ये नहीं भाई रोज आ रहा है या दिन में 2-3 बार आ रहा है, नहीं, वो भी 5-5, 6-6 दिन के बाद में। तो हमें क्या पता चलेगा? सब आशाओं फोन पे नहीं करती, सबको पता नहीं चलता। हमें कैसे पता चलेगा किस चीज़ का पैसा आया, किस चीज़ का नहीं आया? दूसरी समस्या हमारी ये है कि पेमेंट जो है हमारा वो बढ़ाया जाए। हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए, कम से कम हमारे से अच्छा तो
अभी कितना पेमेंट है? 4,500 रुपए है। और कितने की मांग है? वो जो बड़ा था वो भी अभी नहीं आया। कितना बढ़ाया गया? कम से कम 21,000 तो होया, हमारा भी मान दे। इतना काम करते हैं, काम तो सारे दिन करवाते हैं, सर्वे करते हैं हम बहुत ज्यादा। आपका नाम? चित्तौड़गढ़ के निजी विद्यालय के संगठन सीसा ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वे आरटीई के विरोध में हैं, लेकिन बार बार नियमों में बदलाव और वर्षों से लंबित भुगतान के चलते सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत प्रवेश देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा। सीसा अध्यक्ष दिलीप पोखरना ने पत्रकारों से वार्ता में कहा है कि वर्ष 2009 से 2010 से निजी विद्यालय संचालक राइट ऑफ चिल्ड्रन और साथ ही टू फ्री एंड और साथ ही कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई के मूल प्रावधानों के अनुसार प्रदेश और साथ ही प्रवेश देते आ रहे हैं। लगभग एक दशक तक प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही और न विद्यालय को, न शिक्षा विभाग को, न ही अभिभावकों को किसी प्रकार की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन वर्ष 2019 के बाद से आरटीई के नियमों में एंट्री केवल लेवल में लगातार बदलाव किए हैं, जिससे गंभीर विसंगतियां पैदा हो गई हैं। और साथ ही पोखरना ने कहा कि 2 एंट्री कक्षाओं की प्रतिपूर्ति अपेक्षित होने के बावजूद भुगतान केवल प्रथम कक्षा के आधार पर किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं सीसा की ओर से दिलीप पोखरना बोल रहा हूँ। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आरटीई के जो मूल नियम है उसमें जो विसंगतियाँ आई है उसको हम स्पष्ट रूप से निर्देश चाहते हैं सरकार से कि वो किन किन क्लासों में एडमिशन देना चाहती है और रीपेमेंट का क्या पोजीशन रहेगा। जब तक क्लियर पोजीशन नहीं बताई जाएगी हम लोग इस बार एडमिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हमारी नौबत आ गई है। हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बावजूद भी पैसा देने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। कितना भुगतान बाकी है चित्तौड़गढ़ में? तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर पूरे राजस्थान में करीब 950 करोड़ रुपये बाकी है। अभी सर आरटीई में जो नियम सर नियम स्टार्टिंग में था क्लास फर्स्ट से एडमिशन देना है, उसको चेंज करके राजस्थान गवर्नमेंट ने नर्सरी किया। 10 साल वो बराबर चला और अभी 26-27 में उन्होंने कह दिया 4 क्लास में आपको एडमिशन देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल न्यायोचित है। एंट्री क्लास सिर्फ एक ही होती है, तो चाहे तो नर्सरी रखें चाहे फर्स्ट रखें। नर्सरी इसलिए कि सरकारी स्कूल में नर्सरी केजी यूकेजी क्लास नहीं होती है, तो अगर प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास है तो नर्सरी क्लास से एडमिशन देना पड़ेगा। सर 4 अगर सर 4 क्लास में एडमिशन देने में प्रॉब्लम ये है, एक तो रीपेमेंट की पोजीशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो बच्चे दूसरे स्कूल से आते हैं या जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट आके, जो पहले क्लास में जो पढ़े हैं, जहाँ से स्कूल पढ़े हैं, उनका लेवल उसका बराबर नहीं होता है, तो बच्चों को एडमिशन मिलने के बाद भी जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलता है। कितना परसेंट? सर एज़ पर आरटीई मूल रूल इधर नर्सरी क्लास और फर्स्ट क्लास में जितना आपका एंट्री होती है, यानी कि मान लो 3 बच्चे आए तो आपको 1 बच्चा एंट्री क्लास, एक बच्चा आरटीई में एडमिशन देना होता है, ये मूल नियम में लिखा हुआ है। पर अभी गवर्नमेंट ने ये भी चेंज किया है कि 3 साल का आपकी क्लासेस का एवरेज देखेंगे, उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। अब वो क्या निकालेंगे किसी को पता नहीं। आपकी सरकार से ये मांगे एक एंट्री क्लास सिर्फ 1 रखी जाए, चाहे वो नर्सरी हो चाहे फर्स्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, रीपेमेंट करना चाहिए, करती आई है 10 साल से करते आई है, बंद करने का कारण क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और बिना पेमेंट दिए प्राइवेट स्कूल पे आप थोप नहीं सकते, आपको फ्री पढ़ाना पड़ेगा। जबकि हमारे स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में 5 प्राइवेट सरकारी स्कूल खुले होते। एक तरफ सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को गली गली में भेजा जा रहा है, और एक हमारे को सरकार सेलेक्ट करके बच्चों को दे रही है, ये भी नया। खबर जैसलमेर से ही। द्रौपदी मुर्मू ने हेलीकॉप्टर प्रचंड में भरी उड़ान और साथ ही को पायलट बनने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। जैसलमेर में राजस्थान की सीमावर्ती जैसलमेर जिले से देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण सामने आए हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वे स्वदेशी हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली देश की राष्ट्रपति महिला बनी है। राष्ट्रपति की जैसलमेर स्थित एयरबेस से उड़ान भरी और साथ ही इस दौरान वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर की तकनीकी क्षमताओं और साथ ही ऑपरेशनल विशेषताओं की जानकारी दी है। प्रचंड हेलीकॉप्टर को दुर्गम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सटीक हमले की क्षमता के लिए भी जाना जाता है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।